हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे। हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा, तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को, ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए अभी तो हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे और दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को वोट गिने जाएंगे। पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि साथ में महाराष्ट्र में भी चुनाव का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार महाराष्ट्र हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए थे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र में मानसून चल रहा है और बड़े त्यौहार भी हैं, इसलिए वहां चुनाव का ऐलान बाद में होगा। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाले हैं। हरियाणा में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और अगर इस बार भी बीजेपी ने वापसी कर ली तो हरियाणा में एक नया इतिहास रच देगी, क्योंकि इससे पहले कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में नहीं आ पाई है। इसी तरह ये चुनाव कांग्रेस के दिग्गज भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए भी आखिरी चुनाव माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा की 5 सीटें जीती हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में गुटबाजी के अलावा जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा गर्म है। इसके अलावा ये चुनाव हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों के भविष्य भी तय करेगा। अगर इनेलो या जेजेपी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो बंसीलाल और भजनलाल परिवार की तरह देवीलाल के परिवार का दबदबा भी खत्म हो जाएगा। इस बार वहां आम आदमी पार्टी भी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इस सरहदी राज्य में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे परंपरागत प्रतिद्वंदियों के अलावा कांग्रेस, बीजेपी और गुलाम नबी आज़ाद जैसे नए खिलाड़ियों की अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर को जिस तरह दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उससे मुख्यमंत्री पद का रुतबा पहले जैसा नहीं रहेगा। इन सब के अलावा बात यह भी है कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग कुछ महीनों के भीतर चुनाव में जाने वाले महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव भी इन दोनों राज्यों के साथ नहीं करा पाया। इसलिए शुद्ध सियासत में ये सवाल उठाना लाजमी है कि अलग अलग चुनाव के बजाय इन राज्यों में एक साथ वोटिंग क्यों नहीं करा पाया चुनाव आयोग। इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे या क्षेत्रीय मुद्दे? क्या चुनाव में एकजुट रहेंगे एनडीए और इंडिया ब्लॉक? ये तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारे सवाल जिसको लेकर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल अभी बीजेपी से अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं। अपर्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। अपर्णा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जी पहली बार कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या तैयारियां, क्या उम्मीदें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लोगों को सामाजिक और आने वाले भविष्य के लिए प्रेरित किया है जम्मू और कश्मीर को। मुझे लगता है जिस हिसाब से आतंकी हमले हो रहे थे, आपस में मनमुटाव थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का हिस्सा था। 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। नई परियोजनाओं को लागू किया है, नई सड़क व्यवस्था को लागू किया है, नई और भी एमओयू साइन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं परिदृश्य बदलता हुआ जम्मू और कश्मीर का नजर आया है। इस बार लोकसभा इलेक्शन में जिस हिसाब से आगे बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है वोटिंग के दौरान, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित कर बैठी है कि जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार के हालात थे जिनसे उबर कर वहाँ के लोकल और स्थानीय जो लोग हैं वो आगे बढ़े हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को एक सकारात्मक दृष्टि से लेंगे, आने वाले भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे, न कि वहाँ के लोकल जो आतंकवादी संगठन अपने आप में गतिशील थे उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पत्थरबाजी अपने आप में बड़ा अहम मुद्दा रहा है। तो अब लोग युवा हैं वहाँ से निकले हैं और रोजगार कर पा रहे हैं, वहाँ अब अपना खुद का व्यापार करते हैं, बाहर निकल के पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अब ये लगा है कि हमारे लिए कुछ अच्छा भी कोई सरकार कर सकती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है। पहले लोकल मुद्दे हावी थे, लोकल सरकारें हावी थी, वहाँ आतंकवाद हावी था। मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखा जाएगा जम्मू और कश्मीर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर से, क्योंकि बहुत बड़ा एक कदम उठाया था, 370 हटाया था जब, और बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आए थे। सामाजिक दृष्टि से भी देखें और पार्टी की दृष्टि से भी देखें, बहुत व्यापक रूप से भी देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी आया था। उसके बाद ये कदम उठाया गया और महत्वपूर्ण कदम उठाया है भारतीय जनता के लिए, तो मेरे हिसाब से ये काफी सकारात्मक होगा। अपर्णा, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ECI की, चुनाव घोषित होने के बाद लगातार कांग्रेस के नेता ये तंज कस रहे हैं कि PM मोदी लाल किले की प्राचीर से एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं हो पाते। देखिए, अगर वो कहते हैं तो मैं बस इतना कहूंगी कि जहां इनकी अपनी सरकारें हैं, जिन राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा दिलवा दें तो हम एक देश एक चुनाव की अभी से बात करना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही थी कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को भी विचार और विमर्श करने की जरूरत है, न कि उन्होंने तुरंत ये कहा था कि एकदम से चुनाव होने। जब इस पर विचार होगा, विमर्श होगा और इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है उस पर चर्चाएं होनी चाहिए, उन्होंने चर्चाएं करने की बात करी थी। अब वो कहें कि अचानक से अरे कुछ परिस्थितियां होंगी, वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में नहीं होती है कहाँ पर क्या चुनाव होगा, लेकिन विचार विमर्श करने की बात करी थी। चुनाव आयोग का निर्णय है, चुनाव आयोग ने कुछ सोच समझ कर ये प्लान किया गया होगा। एक देश एक चुनाव होना अति आवश्यक है इस देश के लिए, क्योंकि मैं 365 दिन में देखती हूँ एक साल के अंदर कहीं कहीं चुनाव चल रहा होता है, कहीं कहीं चुनाव चल रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं देश की गति में और देश के भविष्य के लिए और गतिशील होना चाहिए जो देश, वो चुनावों में लगा रहता है। इसलिए वन नेशन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अपर्णा, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा हाल फिलहाल हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो वो लगता है कि इस बार आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। 10 साल आप सत्ता में रही हैं, लेकिन आगे की सत्ता के लिए इस बार आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बराबर वहाँ की जनता ने सीटें दी। देखिए, हरियाणा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ इसलिए है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार की योजनाओं को लेकर जनता तक पहुंचे हैं तो उन्हें लाभ हुआ है, उनको लेकर जनता जो लाभान्वित हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जब जनता बोलती है, जनता के बीच से आवाज आती है, तो इसलिए आश्वस्त होना तय है क्योंकि वहाँ का संवैधानिक ढांचा बहुत मजबूत है और वहाँ पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। और इस एंटी इनकम्बेंसी की बात जो आप कह रहे हैं या फिर विपक्षी दल भी आपस में लड़ रहे हैं, उसका भी हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन इसको कहीं नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं। देखो, कोई भी चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं मुद्दे होते हैं, वहाँ के लोकल स्थानीय मुद्दे जो होते हैं सामने आते हैं और उनको सॉल्व किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि वहाँ के युवा और वहाँ के किसान अहम मुद्दा रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने उसको अहम रूप से देखा है, महत्वपूर्ण रूप से देखा है। वहाँ के किसानों को और युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सजग रही है और उनके लिए काम भी किए हैं, रोजगार को लेकर काम किया है, किसानों को लेकर काम किया है, उनकी इच्छाओं को लेकर भी हमने, किसान बिल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साबित होगा हरियाणा के इलेक्शन में। अपर्णा, जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्षी पार्टियों का बार बार ये कहना है कि आप बीजेपी को लेकर कि बीजेपी को पता है कि वो वहाँ सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए
उन्होंने राज करने के लिए एलजी को इतनी पावर दे दी है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई रोल ही नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली की हालत है वैसे ही जम्मू कश्मीर की भी हालत रहेगी। देखो, एक कहावत है हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर, नाच न ढक जाने आंगन तेरा। तो अभी जो ये 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से जो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिस हिसाब की मनमानी ये करते आ रहे थे, तो अभी इनको आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों की सत्ता में दूर है। अब इनको कहीं ना कहीं अपनी खींचें निकालने का समय भी है, तो निकालने दीजिए आप। मुझे ऐसा लगता है ये चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टि से देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए अति आवश्यक है कि वहाँ की जनता के लिए सकारात्मक। जी बिल्कुल। मनीष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मनीष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अमित तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपकी क्या तैयारी है? जेके में कभी आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद आपका साथ छोड़ चुके हैं। आपकी पार्टी की जमीनी पकड़ का जो एक तरीके से हम लोगों के पास जानकारी आ रही है वो बहुत मजबूत नहीं रही गुलाम नबी के जाने के बाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कि जिस तरह का र्यूमर या जिस तरह की बातें करके वो मीडिया को बरगलाना चाहते हैं, जैसे कि आतंकवादियों के कमर तोड़ने के नाम पे जो आदमी वोट मांगता हो, तो वो तीसरी बार जब से प्रधानमंत्री बने वहां पे कितने आतंकी हमले हुए। खैर, इन चीजों को बाद में डिस्कस करते हो। मैं आपकी बात पे सीधे आता हूँ कि 370 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ है वो ये है, ठीक है। अभी कल के उनके स्पीच में ये था 1 नेशन 1 इलेक्शन, आपने शायद सुना भी होगा। और मैं उसी बात पे बस सीधा ये कटाक्ष कर रहा हूँ, फिर महाराष्ट्र और झारखंड को क्यों छोड़ दिया गया? जहाँ पे इनको लगता है कि अभी इस समय हम मजबूत हैं। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है या ये तमाम तरह की बरगलाने वाली बातें नहीं, लेकिन आप सोचो कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री, 1 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट आता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो वहीं पे आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। 370 के बाद आप उसकी खूबियां गिनाने के बाद भी अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है आप ये दिखा रहे हो कि कांग्रेस की कमर टूट गई है। तो मैं तो सीधा ये जानना चाहूंगा कि 370 के बाद में जितने भी आतंकी हमले हुए, क्या उसका एक भी लिस्ट अपर्णा जी के पास है? हमारे कितने जवान शहीद हुए? शायद प्रधानमंत्री जी को आज तक टाइम नहीं मिला। 370 के बाद जो भी आतंकी हमले हुए, उस जिन आतंकी हमलों में यात्री हो या सीआरपीएफ के जवान या जो भी हमारे जवान शहीद हुए, उनके प्रति एक ट्वीट करने का, एक शोक संवेदना व्यक्त करने का, तो ये सारी चालाकियां सत्ता पाने के लिए जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो सब कुछ वहां की जनता देख रही है और पूरी तरह से उनके इरादों को, उनके मंसूबों को विफल करने का काम करेगी वहां की जनता। अपर्णा जी, आपकी बात का कोई जवाब देना चाहती है, लेकिन संक्षिप्त में दीजिएगा, क्योंकि अमित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक सवाल लेना है। 5 सेकंड का। माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं इस देश के जो जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर जाते हैं और वहाँ की सेना से मिलते हैं, वहाँ के लोकल स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और अपने पास जितना हो सकता है उतनी गंभीरता से लेते हैं। तो ये मत कीजिए कि वो सीरियस नहीं है, हमेशा सीरियस होते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हर बार ट्विटर पर, तो आप पीएमओ का ट्विटर उठा के देख लीजिए, हर बार वहां से आता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि शोक संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, मैं नहीं मानती इस बात को। जी बिल्कुल। अपर्णा, आपके पास आऊंगा। मनीष, आपके पास आऊंगा। अमित जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। अमित, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल होने जा रही है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा था, वहाँ के लोग बाहर निकले, बढ़ चढ़कर मतदान किया। 65% से अधिक मतदान हुआ था। महाराष्ट्र और कई राज्यों से भी ज़्यादा वहाँ पर मतदान हुआ था। क्या विधानसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे 10 साल बाद जो अगर हम देखें आम जीवन में जिस तरह की धारा 370 हटने के बाद और जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन होने के बाद जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव के उत्सव में अपना एक मतदान और हाईएस्ट पूरे भारत देश में अगर आप देखेंगे जहां जहां मतदान हुआ सबसे ज्यादा मतदान जो है वो जम्मू और कश्मीर में हुआ।
लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जाहिर सी बात है भाजपा जिस तरह अपना वहां पे उन्होंने अपने काम किए हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। केंद्र सरकार की जब चुनाव की बात होती है, लोकसभा की चुनाव की जब बात होती है, तो मुद्दे कुछ और होते हैं। जब विधानसभा के चुनाव की बात होगी तो जाहिर सी बात है लोकल मुद्दे निजी तौर पे लोग उठा के लेके आते हैं, और जिस तरीके से लोगों की आवाज वहां पे दबाई गई है, चाहे बुलडोजर जिस तरह का चला है वहां पे, माननीय मनोज सिन्हा एलजी साहब जो वहां बैठे हुए हैं, जिस तरह उन्होंने लोगों के छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज को तोड़ा है, व्यवसाय को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा है और लोग काफी आहत हैं। आप देखेंगे जिस तरह वहां पे बिजली, वहां जो उत्पादन होता है, बिजली वहां पे फ्री थी, जिस तरह वहां पे बिजली के मीटर लगाए गए, जनता बहुत आहत है, जनता उस पर भी आक्रोश बैठी हुई है लेके। तो जाहिर सी बात है लोकल मुद्दे बहुत तेजी से हावी रहेंगे, और जिन आप गुलाम नबी साहब की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका झुकाव जिस तरह भाजपा की तरफ आपने देखने को मिला होगा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, चाहे बदसूखों की बात हो, चाहे आप अन्य सम्मेलनों में जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनकी बड़ाई करी है, तो जनता सब कुछ जानती है कि किस मोह के तहत वो जो है कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में जब वो थे तो एक बड़े नेता के तौर पे देखे जाते थे, जमीनी पकड़ बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन अगर आप कांग्रेस को ये सोचे कि कहीं धक्का लगाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस बहुत मजबूत है, जनमन की पार्टी है, और जाहिर सी बात है जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप अगर हल्के में लेंगे तो वो गलत होगा। भले ही वो चुनाव वहां पे हारे हैं, लेकिन जिस तरह उनके लोकल पकड़ है, जिस तरह उन्होंने वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस तरह उन्होंने वहां पे काम किए, जनता के एक जुड़ाव है उनके साथ कहीं न कहीं। और पीडीपी के साथ जिस तरह भाजपा ने 2014 में अंतरिम सरकार, हम बात करेंगे जिस तरह अंतरिम सरकार जो बाद में कुछ सालों बाद गिर गई वहां पे, तो लास्ट सरकार जो जनता ने देखी थी और इनका कार्यकाल देखा था, वो भाजपा और पीडीपी के बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपने जो सवाल खड़ा किया रहेगा, अगर पीडीपी जनता के साथ जाती है तो वो भरोसा जनता का नहीं ले पाएगी, और वो वोटर जो है वो पीडीपी की तरफ उतना तेजी से नहीं शिफ्ट होगा। ये चीज आप अच्छी तरह जानते हैं। जी बिल्कुल अमित, आपके पास आऊंगा। मनीष, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके पिता ने कहा है कि मैं मर नहीं गया हूं, मतलब यानी कि वो चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती फिलहाल अभी तक उमर की राह में ही आगे जाती दिख रही हैं। ऐसे में वहां पर कांग्रेस कोई उम्मीद की किरण तलाश सकती है? जहां तक लगता है मुझे, और जहां तक अभी तक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता जी की बात मैंने सुनी, उनकी बात से मैं बहुत ज्यादा हद तक सहमत हूँ कि जनता वहाँ के लोकल मुद्दे पे इस बार ज्यादा ध्यान देगी, ठीक है। और ज्यादा ध्यान देने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हर तरह की सुविधा को देखते हुए 10 सालों बाद जो भी इलेक्शन हो, जनता अपना गुस्सा वहाँ पे निकालेगी। और जनता इस समय कांग्रेस के साथ है। वो अब कांग्रेस के साथ कौन वहाँ पे चेहरा बनता है, या कांग्रेस के विपक्ष का जो चेहरा है, किन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, ये मैटर करता ही नहीं। जनता का मूल्यांकन सीधा सीधा होगा कि कांग्रेस के टाइम में उनको क्या मिला। सीधी सीधी बात है, अभी कांग्रेस क्या कर रही है, तो उनका मूल्यांकन जनता का बस इस चीज से हुआ। और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आतंकी हमलों की बात की, तो पिछले 10 साल में अगर डाटा न हो अनुपमा जी के पास, तो अपर्णा जी के पास, सॉरी, तो अपर्णा जी स्वयं देख ले, 1-2 नहीं 1300 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 600 से ज्यादा शहीद और 1200 से ज्यादा अधिक यात्री मारे गए हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में देते हुए जनता वहां पर इलेक्शन में अपना मतदान करेगी। जी बिल्कुल। अपर्णा, एक सवाल तो ये है ही कि जिस दिन, मुझे तारीख याद है, 4 जून को जब रिजल्ट आए थे, 9 जून को केंद्र सरकार की शपथ हो रही थी, उस शाम को ही हमले की शुरुआत हुई। आतंकी हमलों की ऐसी शुरुआत हुई कि 1 महीने के अंदर 9-10 आतंकी हमले हो गए, और अब तक का अगर रिकॉर्ड ले तो 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के हमले क्या संकेत देते हैं? सर, जून में ही 3 हमले हुए, उसके बिल्कुल आपकी ही बात को मैं सवाल पे ले रहा हूं। उसके बाद अमित से भी यही बात चर्चा करूंगा। अपर्णा का जवाब आने दीजिए, उसके बाद फिर। निश्चित रूप से मुझे भी याद है कि 4 जून को जैसे रिजल्ट आए, सुबह मैंने सुना कि कश्मीर में हमले हुए हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 1979 से 1990 से मैं देखती आ रही हूँ, शुरुआती आतंकवाद की जब से हुई है लगातार, तो
ये एक ऐसा बीच का पल है जहाँ सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुआ करते थे। इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से केंद्र में सोचा जाता था, लेकिन क्या उस पर काम हुए? महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर क्या काम हो रहा है या उसे बढ़ावा दिया जा रहा है? 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं इस पर काम हुए और इन चीजों को जो आतंकवाद से रिलेटेड है, लोग वहां के रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर उन्हें रोजगार दिया। जो पत्थर फेंकते थे आज वो रोजगार और नौकरियां कर रहे हैं और वहां व्यापार कर रहे हैं शांति से। उन पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वहां दीमक लगी थी, आज दीमक को हटाने का काम, क्रिस्टिसाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, केंद्र सरकार ने। और माननीय नरेंद्र मोदी की सूझबूझ के कारण ही लगातार ये घटनाएं बीच में बिल्कुल कम हो गई थी। अब फिर से कुछ लोगों ने अपना असर उठाया है। बिल्कुल, जैसे ही एनडीए की सरकार बनी उसके बाद, जैसे ही ये नतीजे आए उसके बाद जो दबे कुचले लोग बैठे हुए थे अपने मन को दबाकर, वो भी सामने आ गए हैं। इनको भी नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनके लोग जो लगातार जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव है आतंकवाद को लेकर, वो करेंगे। मेरा ये दावा है आपसे और मैं सुनिश्चित रूप से कह सकती हूँ आपसे कि आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में खत्म होकर रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपर्णा आपके पास आऊंगा। अमित सीधा सा सवाल है, लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े आतंकी हमले क्या जमहूरियत की पसंदगी या नापसंदगी से जोड़कर देखा जा सकता है? निश्चित तौर पे जिस तरह आप देखेंगे आलोक द्विवेदी जी, आपने एक बात रखी जमहूरियत और रियाया की हम बात करते हैं, तो क्या वहाँ पे सीधा संवाद है केंद्र सरकार का? अपने जनप्रतिनिधि है वहाँ पे, आपसे जो भी आपको समाचार मिल रहा है, आपने वहाँ पे एलजी साहब को बैठा रखा, जो भी समाचार आपको मिल रहे, जो भी आपको डेटा मिल रहा है, जो आईएसपी से डायरेक्टली एलजी साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके थ्रू आपके पास जानकारी आ रही है। तो क्या वो जानकारी पुख्ता है? क्या जो रियाया है कोई, क्या वो जमहूरियत है? क्या वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनकी जो जरूरतें हैं क्या वो पूरी हो रही हैं? सही मायने में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी धारा 370 हटने के बाद, वो नहीं मिल रही है। माकूल जवाब आप जनता देगी इनको। बीजेपी की जिस तरह से बहन हमारी बात कर रही है कि एक सपना जो दिखाया गया, उस सपने में आपने कितने पीछे पर्दे रखे हुए हैं, उन पर्दों से बाहर निकल के अगर आप देखेंगे, जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिन घरों में जहां से आप बिजली पैदा करके पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं, वहां के घरों का बिजली जीरो बिल आया हुआ करता था, आज आपने उनके हर घर में मीटर लगा दिया है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो जनता इसका कहीं न कहीं जवाब देगी विधानसभा चुनाव में। दूसरा मनीष समय में आपको अमित आपके पास आएंगे। मनीष से सवाल लेते हैं। मनीष हरियाणा की भी बात कर लेते हैं, हम लोग लगातार जेके पर हैं, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। मनीष हरियाणा में 10 साल से आप सत्ता से बाहर हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में आपने जो अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म मतलब बराबर 50-50, 5 बीजेपी के तो 5 कांग्रेस के, आपने जो अच्छा परफॉर्म किया है उसके भरोसे क्या विधानसभा में कुछ उम्मीदें जगी हैं? क्योंकि 10 साल से आप सत्ता से बाहर हैं वहां। इसका भी जवाब मैं, जैसे कि अभी हमारे विश्लेषकर्ता जी ने बताया और अपर्णा जी ने स्वयं कहा, तो अगर अपर्णा जी के पास डाटा हो तो वो देख सकती हैं स्वयं कि पूरे भारत में बेरोजगारी का जो स्तर है, उस बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर पे आता है। 15 साल से सत्ता में रहने के बाद, 10 साल से लगातार इनकी सरकार होने के बाद बेरोजगारी का स्तर हरियाणा में सबसे ज्यादा है पहले के। तो जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, जहां तक मेरा मानना है, जनता वहां के लोकल मुद्दों को ज्यादा प्रीफर करती है। अभी जो हरियाणा या पंजाब के किसानों के साथ जैसे सरकार का रवैया रहा, पहलवानों के साथ जो सरकार का रवैया रहा, इन सारी चीजों को भी जनता देखेगी और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर वोट करेगी, ना कि धर्म की चाशनी में ये जैसे चटाकर जनता को बरगलाने का एक कार्य करते हैं, इस मुद्दे पर जनता भटके। जी बिल्कुल। अपर्णा, जम्मू कश्मीर पर फिर वापस लौटते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, 2019 की धारा 55 को खत्म के तमाम सारी चीज़ों को बदला गया, नियमों को नोटिफाई किया गया। उस नियम के तहत अब वहाँ की पुलिस,
वहाँ की कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि IAS IPS के ट्रांसफर पोस्टिंग वो बगैर LG के नहीं हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके बगैर IAS LG के पास, IPS LG के पास, कानून व्यवस्था LG के पास, तो वहां का चुना हुआ मुख्यमंत्री करेगा क्या? देखो, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो करते हैं वही केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ताकत है। ऐसा नहीं है कि उनको ताकत नहीं है वहाँ, लेकिन इसको लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसको दूसरे वे में आप पेश कर सकते हैं कि केंद्र शासित जो राज्य है उसके पीछे की कुछ न कुछ कार्य योजनाएं रही होंगी स्त्री क्षेत्र की, और उन्होंने कुछ न कुछ ऐसी भूमिकाएं उनके सामने आई होंगी महत्वपूर्ण, जिसको लेकर ये निर्णय लिया गया होगा। क्योंकि वो महत्वपूर्ण, जम्मू और कश्मीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, इसलिए इसको लेकर ये निर्णय लिया है। क्योंकि ये अभी नहीं इस बात को कहा जा सकता है कि अगर LG का वहां पर ज्यादा ताकत रहेगा तो सीएम क्या करेंगे। इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है? मनीष आप थोड़ा सा इस पे अपनी रिएक्शन दीजिए। बस मैं अपर्णा जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप LG को पावर देके, मतलब उस आवश्यकता से अधिक पावर देके, और जहां तक अभी हमारे एंकर महोदय जी ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो जमहूरियत का मतलब और LG को पावर देने का मतलब, फिर इलेक्शन कराने का मतलब, इन तीनों चीजों, चारों चीजों में थोड़ा सा मतभेद पैदा होता नजर आ रहा है। खैर, मैं इन चीजों पे नहीं जाऊंगा। बस मैं इतना कहूंगा, अगर देश में लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो, और लोकतंत्र के हिसाब से अगर इलेक्शन करवाए तो ये कहीं भी उचित नहीं है, जो भी ये अतिरिक्त शक्तियां LG को दी जा रही है। अमित, क्या दिल्ली की तरीके वहां का भी हालत हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की भी? तो अब मैं बस इतना कहना चाहूंगी, पूरे राज्य अपर्णा की सुन लेते, फिर अमित आपके पास हम अपर्णा की सुन लेते। अपर्णा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। दिल्ली का केंद्र शासित जिस तरीके से काम करता है वैसे जम्मू और कश्मीर का करेगा। उनके पास मंत्रियों के पास रखने की ताकत, मंत्री क्या काम करेंगे, मंत्रियों को क्या काम देना है, सारे अपने क्षेत्र में जाएंगे। विधायकों के ताकत क्या है, इस तरीके के जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, क्या सीएम के पास पावर नहीं होती है? इसको आप पावर नहीं करेंगे क्या? मंत्रियों को क्या काम देना है, कैसे काम कराना है, कौन सा क्षेत्र देना है, किस विभाग में देना है, ये पावर तो सीएम के पास ही होती है ना। जी बिल्कुल। अमित, आप या किसी और के पास होती है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाजपा को स्वयं ही आकलन करना चाहिए। अपना जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है दिल्ली के चुनाव के दौरान जो उन्होंने जारी किया था, उसको पढ़ना चाहिए। एक पूर्ण राज्य की सरकार का दर्जा दिलाएंगे। दूसरा, जो उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे कि LG की जो पावर्स है वो मुख्यमंत्री के बराबर होंगी, मुख्यमंत्री के पास सारे ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे, किसी भी चीज के लिए आपको LG के पास नहीं जाना पड़ेगा। पूरा एक संकल्प पत्र है, उसको पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। अमित, मनीष और अपर्णा, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और इसके नतीजों का इम्पैक्ट पूरे देश पर होगा, और कश्मीर में होने वाले चुनाव पर पूरे देश के साथ दुनिया की भी निगाहें रहेंगी। इसलिए ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में ये पहले चुनाव हैं, इसलिए पूरा देश इन चुनाव और इसके नतीजों को बहुत गौर से देखने वाला है। बहरहाल, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। नमस्कार। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे। हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा, तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए।